नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। कल बीजेपी की लंबी चौड़ी लिस्ट आई, लेकिन जनता टीवी पर आपने 98% लिस्ट पहले ही देख ली थी। और दो तीन सीटों को छोड़ करके जो आखिरी दौर में बदली हैं, उसके अलावा जितनी सीटें जनता टीवी पर हम दिखा रहे थे, जो उम्मीदवारों की सूची सारी की सारी वही आई हैं। कुछ एक सीटें होल्ड पे रखी गई हैं, उस पर भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्यों होल्ड पर रखी गई हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है, कहां पेच फंसा हुआ है, वो हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको जनता टीवी पे ही जो कांग्रेस की लिस्ट है, जो 34 लोग पहली बार जो फाइनल हुए थे, जो बाबरिया साहब को भी आपने बोलते हुए सुना था कि 34 लोगों की सूची रेडी हो गई है, उस पे मुहर लग गई है, वो सूची भी हमने और हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं हिमांशु द्विवेदी, उनके जरिए आपने वो सूची भी देखी थी। आज उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं और जोड़ रहा हूं एडिटर इन चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी, एक बार फिर। धन्यवाद शशि। ये स्क्रीन पर जब हम लोग आते हैं तो हरियाणा में धड़कनें तेज हो जाती हैं। वैसे भी मैं कहता हूं जो नेताओं को कि इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए ब्लड प्रेशर की एक गोली या दो गोली आवश्यकता अनुसार और पानी के एक दो ग्लास जरूर साथ में रखा करें। क्या करें, सियासत ऐसी ही चल रही है इस समय। इस समय सारी पार्टियां सारे नेताओं को पानी पिला रही है और सारे नेता सारी पार्टियों को पानी पिला रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की कल जो सूची आई है जी, उसके बाद से जो दृश्य दिख रहा है जी, 9 मंत्रियों की टिकट कटने के बाद, ऐसा भाजपा में अमूमन देखने को नहीं मिलता शशि जी। जी, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपनी टिकटें तय करने के बाद भी अभी तक सूची जारी नहीं की है। और शायद सूची इसलिए जारी नहीं की कि कहीं भगदड़ उसकी उन संभावनाओं को प्रतिकूल प्रभाव न डाल दे जो संभावनाएं वातावरण में दिखाई दे रही है कि भाई कांग्रेस का अपर हैंड अभी हरियाणा के संदर्भ में है। हाँ। और तो ये हिमांशु जी, कल हम लोग ने देखा बीजेपी की लिस्ट जैसे ही आई, उसके बाद लोगों ने ये भी इंतजार नहीं किया कि उसे थोड़ा टाइप कर लें थोड़ा तरीके से। कुछ लोगों ने तो हाथ से ही सादे कागज पे लिखा और उसको उड़ा दिया, मतलब सोशल मीडिया में यहां गिरा वहां गिरा, ये इस्तीफा वो इस्तीफा, वो दौर शुरू हो गया कि मतलब कई सोशल मीडिया पे तो ये भी चलने लगा कि अब एक भगदड़ पार्टी भी बना लेनी चाहिए और उसमें ये सब लोग शामिल हो जाएं। निश्चित रूप से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं शशि जी यहाँ पे साझा करना चाहता हूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जता दिया कि अगर फैसला सत्ता और संगठन के बीच होना है तो आज भी संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल जी, मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी। दिलचस्पी का विषय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री लाडवा से लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का बयान आया था कि मैं करनाल से लड़ूंगा। 67 प्रत्याशियों की सूची आई है और उसमें नायब सैनी जी के नाम के आगे लाडवा विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ है और सूची में नंबर 1 पर है जी। तो कुल मिलाकर संगठन सत्ता पर भारी रहा, कम से कम ये संदेश भाजपा की सूची ने जाहिर कर दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जी। और सबसे इंटरेस्टिंग कल हिमांशु जी ये हुआ कि ज्ञानचंद गुप्ता जी को लेके, विनोद शर्मा जी को लेकर करके उगाह की स्थिति रही। ये सूची कल आ जानी थी 12-1 बजे तक, पहले हुआ 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को लड़ाना है नहीं लड़ाना है और क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कल जो शाम में मीटिंग हुई
उसमें जाकर के पहले तो हुआ कि ज्ञानचंद गुप्ता जी को ड्रॉप कर दिया जाए। सूची आने से आधे घंटे पहले यह तय हो गया कि नहीं नहीं, विनोद शर्मा जी की जो पत्नी है उनको कालका शिफ्ट किया जाए। लतिका शर्मा कुर्बान हुई है, हालांकि लतिका शर्मा का अभी भी नाम चल रहा है नारायणगढ़ से, उनका ससुराल है वहां, और ज्ञानचंद गुप्ता जी बचे और असीम गोयल अंबाला सिटी रह गए, और कई सीटें होल्ड पे चली गई। अब जैसे रामविलास शर्मा जी का, वहां पे बीजेपी की सूची में कोई और नाम था, लेकिन रामविलास शर्मा जी का अपना एक कद है, एक अपना प्रभाव है, तो वैसी सीटें बावल जहां पर संगठन और रॉ इंद्रजीत सिंह में टसल चल रहा है वो होल्ड पे चली गई, पटौदी होल्ड पे चली गई। आपको नारनौल जो ओम प्रकाश यादव की सीट है वो होल्ड पे चली गई। अब चर्चा ये है कि कहीं रामविलास शर्मा जी को वहां शिफ्ट न कर दिया जाए। मतलब एक एक सीट पे कैलकुलेशन है। और एक मेरा विचार है जिसपे मैं आपका भी मंतव्य जानना चाहूंगा। आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक हरियाणा में चुनाव पर्सनालिटी कल्ट ओरिएंटेड था या पार्टी ओरिएंटेड था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में ये जो मंथन का दौर चला, मेगा मीटिंग्स के दौर चले और चल रहे हैं, उसने पूरे चुनाव को कैंडिडेट ओरिएंटेड बना दिया। अब ये पार्टी बीजेपी कांग्रेस फलाना ढिमकाना पे नहीं, अब ये पूरे के पूरे जो 90 हलके हैं वहां चुनाव अब कैंडिडेट के आधार पे लड़े जाएंगे। निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी की जो सूची, यूं हम अभी बातचीत भारतीय जनता पार्टी की सूची पर करने के लिए नहीं है, पर फिर भी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसलों को बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद से आगे बढ़कर फैसला लिया, जिसके अंदर राव नरवीर को 2019 में टिकट नहीं दी, विपुल गोयल को टिकट नहीं दी, और उसके परिणाम कोई बहुत सकारात्मक नहीं मिलते पार्टी को ऐसे बड़े फैसले लेने के। तो कुल मिलाकर पार्टी ने दोबारा अपने फैसले बदले हैं। विपुल गोयल भी मैदान में है, राव नरवीर भी मैदान में है, और तेवर दिखाने के बाद भी मैदान में है। ये अलग बात है कि ऐसी किस्म का तेवर रणजीत चौटाला भी दिखा रहे थे, लेकिन उनके तेवरों को तवज्जो नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की पराजय को उन्होंने जिस तरीके से भाजपा पर ही थोपने की कोशिश की, शायद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके इस लहजे को, उनके इस तेवर को स्वीकार नहीं कर पाया। तो रणजीत चौटाला काफी निराश है। देखें कब तक में वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और कब तक कोई दूसरा कदम निर्दलीय के रूप में या कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, वो देखने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर हम आगे बढ़ते हैं शशि जी, जिस पर अपन बात करने के लिए हम मौजूद हैं जी। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी दुविधापूर्ण हो रखी है। कांग्रेस के बड़े नेता बैठकों के बाद बयान जो भी देते रहे, पर कांग्रेस की दुविधा एक तो ये आ गई है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कदम तब आगे बढ़ाया गया है जब पहले दौर की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी थी और उसमें 34 टिकटों के संदर्भ में फैसला लिया जा चुका था। उसके बाद लगा कि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए जी। नतीजा यह है कि आम आदमी पार्टी का साथ और साथ के साथ ये भी तो तय करना है कि कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर। कांग्रेस ने फैसले ले रखे हैं तो वो लिस्ट इसीलिए जारी नहीं हो पा रही क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है। हाल फिलहाल 34 सीटों के संदर्भ में हमने अपनी जानकारी दर्शकों के बीच साझा की थी, पर उस जानकारी पे अभी मुहर लगना शेष है क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी की नहीं। पर कांग्रेस ने दूसरे चरण की भी बैठक की और दूसरे चरण के तहत भी कुछ नामों को उसने अंतिम स्वरूप दिया। तो उस पर अपन बात करना शुरू करते हैं जी। शुरुआत जो करते हैं वो पहली सीट है कालका जी। कालका सीट को पहले चरण की बातचीत के अंतर्गत लंबित कर दिया गया था, पर दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी ने कालका के संदर्भ में फैसला ले लिया है। फैसले तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने भी फैसला लिया है और जो फैसला लिया है उस फैसले के तहत कांग्रेस यहाँ कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है जी। प्रदीप चौधरी जो हैं वो एक बार फिर कालका विधानसभा क्षेत्र से जनता का विश्वास जीतने के लिए मैदान में इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि पार्टी ने उन पर विश्वास करने का मन बना लिया है जी। कुमारी शैलजा के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि
प्रदीप चौधरी को शैलजा जी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, और शैलजा जी के समर्थक को इतनी आसानी के साथ अगर टिकट मिल रही है तो माना जाना चाहिए कि कांग्रेस गुटिया राजनीति का शिकार होकर सत्ता से दूर रखने की मंशा अभी तक तो नहीं रख रही है, आगे का पता नहीं, लेकिन फैसला यही है। और इसके साथ साथ हम ये जानकारी भी साझा कर देते हैं कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के संदर्भ में अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला नहीं लिया है तो उनको चुनाव लड़ाना है या चुनाव नहीं लड़ाना है। अभी भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के संदर्भ में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं यथावत है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, तो ये माना जाना चाहिए श्री जी कि रणदीप सुरजेवाला आपको विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में नहीं दिखेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने अपनी इस इच्छा को छुपाया नहीं है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, पर उनकी इच्छा को ताराचंद बावरिया भले ही खारिज कर रहे हों, लेकिन पार्टी हाईकमान ने अभी तक कुमारी शैलजा की इच्छा को खारिज नहीं किया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि कुमारी शैलजा जी के संदर्भ में अगर आप ये आस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि संभावना क्या दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगी, क्योंकि बावरिया शैलजा का चुनाव लड़ना दलित मतदाताओं के बीच में एक संदेश देगा कि उनके समाज का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है। अगर कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ये तय हो जाएगा कि भाई मुख्यमंत्री की दौड़ में शैलजा है नहीं पार्टी की निगाह में, अगर होती तो चुनाव लड़वाते। ये दलील पे लोग बहुत एतबार नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है, विधायक तो बाद में भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस समीकरण को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है, उसके मद्देनजर कुमारी शैलजा आपको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में दिखाई देगी, भले ही अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इसमें हिमांशु जी ये है कि जब बावरिया जी से या दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे जब शैलजा जी के बारे में पूछा गया और शैलजा जी ने ये खुल्लम खुला कहा भी कि वो चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो बावरिया जी ने खारिज नहीं किया, ये कहा कि कोई सांसद विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े इसके बारे में पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। और जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है ये वाला एंगल है, क्योंकि उधर आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस हो गया है, उधर जेजेपी और जो रावण पार्टी है उसका अलायंस हो गया है, तो जो दलित वोट है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं शशि जी इसमें। जी, एक तो ताराचंद बावरिया ने अपने स्तर पर यह कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला है कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़े, ठीक है, एक। और कुमारी शैलजा ने यह नहीं कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, कुमारी शैलजा ने यह कहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी और आला कमान से इसकी मंजूरी लूंगी। जी, तो कुमारी शैलजा चाहत तक नहीं है, कुमारी शैलजा इस विश्वास के साथ है कि वो चुनाव लड़ेंगी ही, क्योंकि पार्टी हाईकमान उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। तो कुल मिलाकर ये परिदृश्य जो है इसमें बना हुआ है। जी जी। और कुमारी शैलजा ये भी कह चुकी हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, किसी भी समाज का बन सकता है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। मतलब कुमारी शैलजा, जैसे हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे एसआर के कि रणदीप और किरण और शैलजा जी, तो इनमें एक बुनियादी डिफरेंस है और शैलजा जी इतना आसानी से वो मतलब हार मानने वाली नहीं है, वो डट करके मुकाबला कर रही है और मैदान में बनी हुई है उसी गंभीरता और ग्रेविटी के साथ। नहीं, वो बनी हुई है और अपने समर्थकों को टिकट दिला पाने में कामयाब हो रही है। जी। और भूपेंद्र हुड्डा भी उसमें बहुत अड़चन नहीं डाल रहे हैं। मैं जो बात बार बार रेस करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा भी इस बार थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं। शायद इसकी वजह ये कि उनको भी लगता है कि पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो अपन ऐसा कोई काम ना करें कि अपने कारणों से पार्टी सत्ता से दूर हो जाए। मुख्यमंत्री का फैसला आगे हो जाएगा, पर पहले पार्टी बहुमत तो पाए। पर बहरहाल प्रदीप चौधरी के संदर्भ में पार्टी फैसले पर पहुंची, पर पंचकुला के संदर्भ में ज्ञानचंद गुप्ता के सामने कौन आए इस पर कांग्रेस अभी भी फैसला नहीं ले पाई। दो बड़े नाम जो हमने पिछली बार भी कहा था मैदान में दावेदारी जता रहे हैं, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बड़े बेटे चंद्रमोहन जी का नाम है, और दूसरा नाम पवन बंसल जो कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम रहे, उनके बेटे मनीष बंसल का है। तीसरा भी नाम है
उपेंद्र आहूवालिया, ये भी बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। हाँ, जी। तो कुल मिलाकर पार्टी अभी फैसले पे नहीं पहुंच पाई, लंबित है। और लंबित के अंदर ये भी देखना है कि कहीं इस सीट के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को देकर ही तो पिंड नहीं छुड़ा दिया जाएगा कि क्यों अपन झंझट पाले। आम बहरहाल ये कि इस जी। पर द्वंद्व बना हुआ है, तो इस पर फैसला नहीं लिया गया। पर जो फैसला पार्टी ले पाई है, एक और महत्वपूर्ण नाम जिसके संदर्भ में है वो यमुनानगर के संदर्भ में आता है, क्योंकि अंबाला के संदर्भ में किसी और नाम पर पार्टी अभी नहीं पहुंची है। निर्मल सिंह जी का नाम हमने बताया था आपको पिछली बार जब अपन बात कर रहे थे, शैली चौधरी के संदर्भ में अपनी बात हुई थी। पर अंबाला कैंट के संदर्भ में अभी भी कांग्रेस असमंजस की शिकार है। पर शाडोरा के संदर्भ में पार्टी नतीजे में पहुंच गई है और श्रीमती रेणुबाला पर एक बार फिर भरोसा करने का मन पार्टी ने बना लिया है जी। एक बात जो सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि जब विपरीत हवा में जो विधायक कांग्रेस के टिकट पर मैदान में जीत हासिल करने में सफल रहे, कांग्रेस उनका बदलाव करने का साहस नहीं जुटा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों की टिकट काट दी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की टिकट काट दी, पर कांग्रेस भले ही समय ले रही है, पर सूची इस तरफ इंगित करती है शशि जी कि विधायकों को घर बिठाने का साहस अभी कांग्रेस नहीं जुटा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर इनको मैदान से हटाया तो कहीं ये मैदान में काम ना लगा दे। कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर दिख रही है। और इसी के तहत श्रीमती रेणुवाला भी वो एक नाम है जो पार्टी का भरोसा जीत पाने में कामयाब रही। 2 सिटिंग एमएलए हैं यमुनानगर से, रेणुबाला सडौरा से और राठौर से बिशन लाल सैनी। तो पहले लिस्ट में बिशन लाल सैनी हो गए थे और रेणुबाला, ये दोनों क्लियर हो गए। हाँ, मतलब बिशन लाल सैनी को तो पहली सूची में क्लियर कर दिया था पार्टी ने, पर जानकारी आई है कि दूसरे चरण की बैठक के अंतर्गत रेणुबाला भी पार्टी का हो गई है, कामयाब रही है। अब जो इसके बाद का विषय आता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, जगाधरी और यमुनानगर के संदर्भ में पार्टी अभी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लंबित है। और कुरुक्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो लाडवा, जहां पर नायब सैनी का फैसला हुआ था, वहां पर हमने बताया था कि मेवा पार्टी ने तय किया है तो वो मैदान में उतरेंगे। पर जो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने आखिरी में रामकरण काला जी पर ही भरोसा करने का मन बनाया है जी। तो रामकरण काला अगर आपको कांग्रेस की सूची में दिखाई देते हैं तो अचंभित मत होइएगा। थोड़ा सा कांग्रेस की सूची में एक असमंजस इसी बात को लेकर है शशि जी कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो अभी तक हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें और कौन सी सीटें कांग्रेस देगी। उसमें मैं थोड़ी सी जानकारी कर दूं। कल राघव चड्ढा और कांग्रेस की लीडरशिप में बातचीत हुई है और 20 सीटों की मांग की थी आम आदमी पार्टी ने, बहुत पुख्ता सोर्सेस के हवाले से ये बता रहा हूं। उसके बाद आम आदमी पार्टी 10 सीटों पे आ गई। अब जो कांग्रेस अपनी तरफ से सीट दे रही थी वो यमुनानगर, यगाद्री, है ना, पंचकुला, इस तरह के शहर वाले जो हार्डकोर बीजेपी वाली सीटें हैं वो कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी को ऑफर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमें 10 दीजिए। कांग्रेस 5 से 6 पर तैयार हो गई है, लेकिन मुझे लगता है 7-8 के बीच में, 7 आप मान के चलिए उसमें हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सूची दी गई जिसमें पेहवा, गोला, कलायत, पानीपत ग्रामीण, रानिया, इस तरह की सीटें 8-10 दी गई थी और यह कहा गया कि इनमें से आप 4 दे दीजिए, बाकी जो आपको समझ में आता है वो दे दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। गोला, अब उसके बाद ये रणदीप सुरजेवाला पिक्चर में आ जाते हैं कि अगर गोला और पुंडरी, कलायत, ये सब अगर सीटें दे दी गई तो ये सीट है रणदीप सुरजेवाला की इलाके वाली, तो उनके लोगों की टिकट कटेंगे। पानीपत ग्रामीण में भी रणदीप सुरजेवाला बहुत इफेक्टिवली पैरवी कर रहे थे, तो यहां पे जाके पेंच फंसा हुआ। मुझे लगता है आज शाम तक क्लियर हो जाए तो ये कुल मिला के, लेकिन शाहबाद उसमें नहीं है। निश्चित रूप से कि मैंने जो बात कही आपसे कि ये जो नाम हम बता रहे हैं इनमें से कोई नाम ऊपर नीचे इस स्थिति में हो सकता है अगर वो सीट कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी के खाते में चली जाती है। गठबंधन में सब कुछ एक पार्टी की जिद
के आधार पर नहीं हो सकता। हाँ। उसमें दोनों पक्षों को अपने अपने हिस्से से कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। हम्म। तो अब जो नाम निकाले हैं इनमें से कोई नाम अगर उसके कारण से बदल जाए तो बात अलग है, पर अभी पार्टी ने मन ये बनाया है। तो रामकरण काला जी के संदर्भ में हम बता रहे थे कि रामकरण काला पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास करने का मन बनाया है। अब जैसे आप पहवा के संदर्भ में बात कर रहे थे कि पहवा को आम आदमी पार्टी अपने पास चाहती है, पर कांग्रेस इस पर प्रत्याशी के संदर्भ में नतीजे पर पहुंच गई है। थानेसर के संदर्भ में हमने पहले ही बताया था कि अशोक अरोड़ा के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची थी। लाड़वा के संदर्भ में मेवाती जी पे पहुंची थी, शाहबाद के संदर्भ में रामकरण काला पे पहुंची थी। तो जिस कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसका उस जिले के अंदर का जो चौथी सीट है पहवा, इस पर भी कांग्रेस नतीजे पे पहुंची है। और जो नाम है वो मनदीप सिंह चट्टा का है, पर कांग्रेस का मन है कि उन्हें मैदान में उतारा जाए। अब ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, मैंने ये बात जो कही थी आपने शशि जी बातचीत के अंतर्गत, कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, जीतते जीत के हार गए अपन ये कह सकते हैं सुशील गुप्ता जी, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अंतर से हारे। तो ऐसे में जिस संसदीय क्षेत्र पे कांग्रेस ने गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, तो क्या उस कुरुक्षेत्र जिले की चारों सीटें कांग्रेस के पास रह जाएंगी या आम आदमी पार्टी को एक दो सीट मिलेगी? अगर मिलती है तो इनमें से एक आध कुर्बानी जा सकती है। अगर समझौता नहीं हुआ तो तय मानिए कि पहवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जो व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देगा वो नाम मनदीप सिंह चट्टा जी। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो पहवा 100% आम आदमी पार्टी के खाते में चली जाएगी। जी जी। तो ये उसके अंतर्गत स्थिति है। कैथल विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कैथल पर अभी भी पार्टी बहुत स्पष्टता नहीं रख पा रही। वहां पर दूसरे चरण की बैठक के दौरान भी कोई फैसला नहीं लिया गया। अब ये रणदीप सुरजेवाला की अपनी रणनीति के तहत हो रहा है, आम आदमी पार्टी के हवाले करने की दृष्टि से हो रहा है या कुछ और है, ये नहीं पता है। पर एक जो जानकारी हो ये है कि सुरजेवाला परिवार मैदान में दिखेगा। शशि आदित्य सुरजेवाला हैं, रणदीप सुरजेवाला के पुत्र हैं, इनको टिकट मिलेगा। ये पेच यहां फंस रहा है। आपको पता है कि रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश के बीच में कितना बेइंतहा इश्क है। अब जेपी चाहते हैं कि उनके बेटे को कलायत से मिले, रणदीप ये चाहते नहीं है। कुल मिला के यहां, और ईश्वर सिंह अपने बेटे को चाहते हैं जो जेजेपी से कांग्रेस में आए, गुला से। और यहीं पर गुला और कलायत से अनुराग ढांडा है जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं आजकल, जो पहले कभी अपनी बिरादरी में थे, वो कलायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी कलायत के स्टेक को छोड़ना नहीं चाहती है। तो कुल मिला के यहां मसला बड़ा पेचीदगियों भरा हुआ है। वॉर टसल बिटवीन रणदीप सुरजेवाला, जयप्रकाश और फिर सीट शेयरिंग आम आदमी पार्टी। पर जो आप आदित्य सुरजेवाला जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुरजेवाला परिवार ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है, किसी भी सीट से कोई दावेदारी नहीं की है, किसी भी सीट के संदर्भ में अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह बात आई है कि सुरजेवाला नाम उपनाम के साथ में प्रत्याशी मैदान में होना चाहिए, ये पार्टी की मंशा है। तो कुल मिलाकर लंबित पे है। कैथल जिला पूरा का पूरा अभी होल्ड पर डला हुआ है। जो सूची के संदर्भ में अगर सूची अभी आ रही है तो उसमें कैथल जिले से अभी नहीं होगा, प्रत्याशी का नाम आपको दिखाई नहीं देगा, इतना स्पष्ट है। पर अगर हम करनाल की तरफ बात करते हैं तो करनाल में जैसे हमने पहले चरण की बैठक के अंदर बताया था कि शमशेर गोगी जी के नाम पर सर्वसम्मति के साथ में सहमति बनी। तो वहां के संदर्भ में अभी भी उलझने करनाल को लेकर बहुत सुलझी नहीं है। केवल एक विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, जबकि 4 विधानसभा और बाकी हैं, नीलोखेड़ी बाकी है, इंद्री है, करनाल है, घरौंदा है, पर पार्टी
जिस एक सीट के संदर्भ में नतीजे पर पहुंची, वो सीट है इंद्री। और इंद्री विधानसभा क्षेत्र से जिस नाम के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है, वो नाम राकेश कंबोज का है। इस नाम के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची थी। तो ये कुल मिलाकर जानकारी करनाल के संदर्भ में शशि जी हमारे पास जी। चूंकि करनाल में कांग्रेस ये भी देखना चाह रही थी, जैसे करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट मिल गया है, तो कांग्रेस की तरफ से ये भी था कि एक बार बीजेपी की लिस्ट देख लें कि कौन कौन मैदान में उतर रहे हैं, उसके बाद उनको काउंटर करने के लिए वहां पे कैंडिडेट तय किए जाएंगे। चूंकि करनाल, चूंकि मनोहर लाल खट्टर 10 साल से उस पूरे इलाके की प्रतिनिधित्व करते रहे, करनाल से खुद एमएलए रहे हैं, करनाल से फिर वो लोकसभा भी पहुंच गए। ये था कि भाजपा की सूची का भी इंतजार था। हाँ, वही कह रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं। नायब सैनिक करनाल से उतरेंगे कि नहीं, या नहीं उतरेंगे जी। तो नायब सैनिक उम्मीदवार के बाद शायद कांग्रेस को अब नतीजे पे पहुंचने में सहूलियत रहेगी। हाँ, तो क्या कुछ सीटों के संदर्भ में जहां पर कांग्रेस को यह लग रहा था कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की काटछाट कर सकती है, तो ऐसे में उनकी अपने यहाँ आने की संभावना, इन चीजों का भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहा है, जिसके तहत चीजें अभी होल्ड पर है। मतलब काफी सीटें अभी कांग्रेस ने होल्ड पर रखी, होल्ड पर है, खबरें जो भी चलती रहे, पर अभी भी तकरीबन 40 की करीब सीटें ऐसी हैं 90 में से, जिस पर कांग्रेस ने अपने आप को ओपन रखा हुआ है। अभी कांग्रेस ने उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। खबरें भले ही चल रही हैं कि 65 सीटें फाइनल हैं, 70 सीटें फाइनल हैं, 75 सीटें फाइनल हैं, पर सच ये है कि मुश्किल 50-55 सीटों के संदर्भ में ही कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने आप को फैसले की शक्ल में पहुंचाया है, और उसमें भी आम आदमी पार्टी को लेकर असमंजस बना हुआ है। पर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। करनाल के बाद में हम सोनीपत के संदर्भ में, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, और पानीपत भी साथ में जुड़ा हुआ है जहां पर हमें बात करनी है। पानीपत के संदर्भ में हमने पिछली बार बताया था कि इसराना के संदर्भ में पार्टी ने फैसला लिया था। वहां पर बलवीर वाल्मीकि हैं सिटिंग एमएलए जी, तो इनका टिकट बलवीर वाल्मीकि के संदर्भ में पिछली बार फैसला नहीं हो पाया था, पर इस बार फैसला हो गया है जी। और बलवीर वाल्मीकि भी मैदान में रहेंगे। तो इसीलिए मैं जो बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस ने आखिरी में यह फैसला लिया है कि भाई विधायकों को नहीं छेड़ना है। जो 2019 का चुनाव जीते वो 2024 में भी मैदान में दिखे, ज्यादा उसमें हेरफेर ना की जाए। कुल मिला के कांग्रेस का ऐसा मन है जिसके तहत बलवीर वाल्मीकि के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है। पर इसके साथ साथ पार्टी पानीपत शहर के संदर्भ में भी फैसले पर पहुंच गई है। और पानीपत शहर के संदर्भ में पार्टी ने जिस नाम पर अपना भरोसा जताने का मन किया है, वो हमारी जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार शाह के रूप में। वीरेंद्र कुमार शाह वो नाम रहेगा जो पानीपत शहर से कांग्रेस के खाते में होने की स्थिति में उम्मीदवार के तौर पर हमारे बीच में होगा। तो ये पानीपत सिटी में, चूंकि पहले रोहिता रेवड़ी थी बीजेपी में, वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी, तो उनको लेकर के बड़ी चर्चा थी कि वीरेंद्र शाह होते हैं कैंडिडेट या रोहिता रेवड़ी होती हैं। तो लेकिन वीरेंद्र शाह के मुकाबले कांग्रेस के पास उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट पानीपत सिटी में हो नहीं सकता है। एक जमाने में बुल्ले शाह का दौर चला पानीपत में, और लंबे अरसे तक पानीपत से वो जीतते रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद ये नतीजा है। समालखा के बारे में, धर्म सिंह छोकर के बारे में, चूंकि ईडी का केस भी चल रहा है, लेकिन जो सूचना है कि शायद पार्टी उन्हें लड़ाए, उसके बारे में क्या सूचना है आपके पास? अभी इंतजार करें। धर्म सिंह छोकर जी के संदर्भ में पार्टी ने अभी खारिज भी नहीं किया। तो धर्म सिंह छोकर जी की संभावनाएं बनी हुई हैं, पर धर्म सिंह छोकर ही आएंगे। अभी तक पार्टी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन जो जेल में हैं फिर भी मैदान में दिखेंगे, और इसलिए दिखेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो मैदान में दिखें। तो वो नाम सुरेंद्र पवार का है। सोनीपत से बात की थी कि सुरेंद्र पवार के परिवार के लोग सक्रिय हैं, मैदान में हैं। तो परिवार मैदान में रहेगा, और प्रत्याशी के तौर पर जो नाम रहेगा वो सुरेंद्र पवार का ही रहेगा। इसके संदर्भ में कहीं कोई संदेह की स्थिति
नहीं। और पिछले कार्यक्रम में एक छोटी सी मुझसे भूल हो गई थी, मैंने ये कह दिया था कि सुरेंद्र पवार और उनके बेटे दोनों अभी हिरासत में हैं, तो उनके बेटे हिरासत में नहीं है, ये संशोधन कर दूं, सुरेंद्र पवार सिर्फ हिरासत में हैं और उनकी पुत्र वधू जो है समीक्षा पवार एहतियातन उनको फील्ड में उतार दिया गया था एक्टिवली। लेकिन मुझे भी इस बात का अंदाजा था, क्योंकि कांग्रेस ईडी के खिलाफ इतना कैंपेन कर रही है, इतना आंदोलन कर रही है, तो सुरेंद्र पवार ही कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से सोनीपत से। ये एक बड़ी खबर होगी। और मुझे लगता है कि अगर रॉ दान सिंह को हिमांशु जी अगर महेंद्रगढ़ से टिकट दे रही है पार्टी, सुरेंद्र पवार को दे रही है, तो धर्म सिंह छोकर भी आपको अल्टीमेटली पार्टी के लिस्ट में दिखेंगे ही दिखेंगे समाल खासे। देखिए, ये हुआ आकलन, और अभी हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं जानकारी। दोनों चीजों का अंतर है जी। जो नाम हम बता रहे हैं, जो नाम हम अपने दर्शकों के बीच में साझा कर रहे हैं, ये हम अपना आकलन नहीं दे रहे। जो पार्टी अभी तक तय की है वो जानकारी दर्शकों के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, जहां तक आकलन की बात है तो मैं आपके आकलन से इत्तेफाक रखता हूं कि भाई धर्म सिंह जब सबको दे रहे हैं तो धर्म सिंह छोकर को क्यों नहीं दे रहे? अभी तक नहीं देने का तय किया है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। और हमारी ये बात सही या गलत के सदस्य की है कि अगर पार्टी सूची जारी करने से पहले फिर कोई बैठक करती है फिर कुछ नाम इसमें जुड़ जाएंगे, पर जो नाम तय हो गए हैं उनमें बहुत कम संभावना है कि कोई बदलाव होगा, क्योंकि ये नाम जो तय हुए हैं वो राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, इन सबकी मौजूदगी में तय हुए हैं। और अब ये तय हुआ है कि सीसी फिर नहीं बैठेंगे, तो सीसी के तय किए हुए नामों में बदलाव के लिए गुंजाइश बहुत कम है, ना के बराबर। तो ये इसके अंतर्गत है। अगली सीट है बड़ौदा, यहां से इंदु नरवाल है सिटिंग एमएलए। इंद्रराज सिंह पर जाने का मन पार्टी ने बनाया है, तो इंद्रराज नरवाल उनका नाम है जी। बड़ौदा सीट पर आपको मैदान में दिखाई देंगे। यानी कि सोनीपत में गन्नौर से कुलदीप शर्मा फाइनल हो गए, खरखौदा से जगबीर वाल्मीकि फाइनल हो गए, सोनीपत से सुरेंद्र पवार फाइनल हो गए, गोहाना से जगबीर मल्लिक फाइनल हो गए और बड़ौदा से इंदु नरवाल फाइनल हो गए। इसमें 4 सिटिंग एमएलए हैं और कुलदीप शर्मा को गन्नौर से उतार दिया गया। सिर्फ एक राय पर अभी पेच फंसा हुआ है। अब राय मतलब जो ये नाम चल रहा है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, अब इन लोगों को कहां किस स्थिति में उतारना है, अभी भी पार्टी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के संदर्भ में फैसला नहीं लिया। ये भी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के बीच में साझा कर सकते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात हो गई, इससे मुलाकात हो गई, उससे मुलाकात हो गई, वो सब ठीक है, पर पार्टी ने अभी तक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को मैदान में उतारने का भी फैसला नहीं किया है। और जब मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया तो ये तो फिर तय है कि किस चीज से उतारना है, ये भी फैसला नहीं किया। ये भी नहीं है। ठीक तो जो तारक बावरिया जी ये बात कह रहे हैं कि कल पता चलेगा, कल पता चलेगा, तो अभी कल का सिलसिला जारी है। देखिए आज कुछ फैसला कांग्रेस लेती है कि नहीं लेती है, पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अगले डिस्ट्रिक्ट के तरफ बढ़ जाए, जींद जी। तो जींद के संदर्भ में जितनी जानकारी हमने पहले के संदर्भ में दी थी यथावत है। जींद के संदर्भ में अन्य किसी सीट को लेकर पार्टी अभी फैसले पर नहीं पहुंची है। यानी कि अभी तक सफीदों से सुभाष गांगुली जो कि सिटिंग एमएलए हैं और उचाना से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जो सांसद रहे विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, ये 2 नाम, यानी कि जुलाना, जींद, नरवाना, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। जुलाना पे भी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से चाहती है, जींद पे भी और नरवाना पे भी। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के कंसिडरेशन में भी हैं। ये मैं दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं जी। हाँ, तो कुल मिलाकर उस कंसिडरेशन को कंसीडर करने की मानसिकता में कांग्रेस है। ये बात मैं आपके साथ में ऐड कर देता हूँ शेखर जी, कि जो आपकी जानकारी है तो कांग्रेस आपकी जानकारी के अनुसार उसको होल्ड पे रखे है कि हम क्यों फैसला लें। अगर आम आदमी पार्टी को देना तो कुल मिलाकर इसकी स्थिति है। सिरसा के संदर्भ में भी अगर अपन बात करते हैं, फतेहाबाद, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, अभी भी शायद ये होल्ड पे ही है, पूरी तरीके से होल्ड पर ही है जी। वहां के संदर्भ में एक बड़ा फैसला तो हो ही गया भाजपा के द्वारा, बबली जी जो है भाजपा की टिकट पाने में सफल हो गए हैं। फतेहाबाद रिपीट
और रतिया में सुनीता दुग्गल आ गई। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें टिकटों के संदर्भ में बात होनी है। और कल कोई बैठक इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की सूची का इंतजार था जी, आज असली वाली मीटिंग होगी। अब कांग्रेस को फैसले लेने में थोड़ी सहूलियत रहेगी क्योंकि काफी कुछ तस्वीर साफ हो गई, स्पष्ट हुई है। भाजपा ने एक बड़ी सूची दी है, नमदारी के साथ दी है, मतलब एक औपचारिक सूची नहीं दी। 90 में से 67 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना एक बार में बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी जमीनी स्तर पर जाहिर कर दी है। तो कांग्रेस की सूची पे हम उम्मीद करते हैं कि आज एक ना एक सूची कांग्रेस की भी आनी चाहिए। हाल फिलहाल फतेहाबाद से पार्टी ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। सिरसा के संदर्भ में कालावाली सीट जहां पर शैलजा जी के उम्मीदवारी की बड़ी उम्मीद लोगों को है, वो अभी लंबित ही है। वहां के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर नहीं पहुंची है, ये इसके अंदर लेकिन शायद पहली वाली लिस्ट में शिषपाल खैरवाला का नाम तय था। शिषपाल पहुंच गए। हाँ, कालावाली के संदर्भ में फैसला ले लिया है शिषपाल खैरवाला, और डबवाली के संदर्भ में अमित सियाह ने फैसला ले लिया है। दोनों सिटिंग एमएलए हैं जी। पर रानिया में हमने पिछली बार बात की थी आपसे कि शायद रणजीत चौटाला का इंतजार कांग्रेस कर रही है। तो इंतजार बना हुआ है जी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कांग्रेस में जाते हैं नहीं जाते हैं ये भी देखना होगा। और एक सूचना आपके साथ ये भी साझा कर दूं दर्शकों के साथ कि जो आम आदमी पार्टी की जो सीटों की मंशा है उसमें एक रानिया भी शामिल है, डबवाली भी है, लेकिन डबवाली उन्हें मिल नहीं सकता है क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के। तो रानिया भी एक सीट है जहां पे सिखों का बड़ी आबादी है और वो सब कंसीडर करते हुए रानिया भी आम आदमी पार्टी की लिस्ट में है, जो डिमांड है उनकी तरफ से उसमें है। रानिया है और रानिया में रणजीत चौटाला निर्दलीय आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये ध्यान रखना होगा क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह ओपन हार्टेड हैं। जो जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश जी सबके हैं, तो चौधरी साहब भी सबके हैं हरियाणा में, वो किसी के भी हो सकते हैं जी। बड़े बनते हैं जी, बड़े दिल के आदमी हैं, बड़े दिल के आदमी सिरसा के संदर्भ में गोकुल सेतिया के संदर्भ में हमने जानकारी दी ही थी अपने। इलाहाबाद भरत सिंह बेनीवाल जी, तो इलाहाबाद की भी हम जानकारी दे चुके थे। अब अगर हम हिसार के संदर्भ में बात करते हैं तो हिसार जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था क्योंकि वो भजनलाल जी का गढ़ था। भजनलाल जी के बाद कुलदीप बिश्नोई अपनी अलग पार्टी बनाए, फिर कांग्रेस में आया, भाजपा में भव्य बिश्नोई विधायक हैं। उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया नाम खोजकर निकाला है और ये नाम पूर्व प्रशासनिक अधिकारी का है, एक पूर्व आईएएस है, बहुत दिन से चर्चा थी जी। तो वो नाम कांग्रेस ने तय किया है जिसको वह मैदान में उतारेगी। इधर के संदर्भ में जानकारी है, मतलब हिसार प्रॉपर हिसार से, प्रॉपर हिसार नहीं, ये बात कर रहा हूं मैं भजनलाल जी का गढ़ आदमपुर। वही तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि आदमपुर से, आदमपुर जो उनका गढ़ है जहां से भव्य बिश्नोई विधायक ने, उस आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में जो शख्स दिखेगा वो चंद्र प्रकाश जी के रूप में होगा। कुल मिलाकर ये स्थिति है जी। तो कमोबेश इस स्थिति पर पार्टी पहुंची हुई है। कुछ और नाम जब शशि जी आपके पास में आएंगे तो हम आपसे साझा करेंगे। अभी तक की जानकारी हमारे पास इस रूप में ही दर्शकों के लिए, यानी चरखी दादरी में भी अभी तक, हालांकि सोमवीर सांगवान इंडिपेंडेंट एमएलए थे, वो आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद करें, तो वो भी अभी मोहर नहीं लग पाई है। तोशाम से, भिवानी में सिर्फ तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी का नाम अब तक फाइनल हो पाया है और महम में तो सारी सीटें क्लियर हो गई हैं और झज्जर से भी सारी सीटें क्लियर हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में सिर्फ राव दान सिंह। एक नाम मैं आपको और देता हूं चलते चलते, ये मेरी आखिरी जानकारी अपने आपके दर्शकों के लिए। और वो जो सीट है वो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, बादशाहपुर। बादशाहपुर से भाजपा ने किसको टिकट तय किया है शशि जी? राव नरवीर सिंह। राव नरवीर, तो राव नरवीर का मैदान में मुकाबला कौन करेगा? तो वो नाम हम देकर विदा देते हैं जी। और वो नाम रहेगा युवक कांग्रेस का चर्चित चेहरा वर्धन यादव। तो वर्धन यादव राम नरवीर का मुकाबला करते हुए देखेंगे इस चुनाव में। तो इतनी ही जानकारी मेरे पास अभी है।
और जानकारी आएंगी तो आपके साथ में फिर से दर्शकों के बीच में होऊंगा। देखिए अभी आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मुझे दीजिए इजाजत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार रैप अप कर दें कि कांग्रेस में देखिए आज जो मीटिंग होने वाली है वो असली मीटिंग होगी अब कांग्रेस की। अब तक जो नाम लगभग तय कर चुके हैं वो हम एक बार रैप अप करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसके बाद अब ये काउंटर कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस अपनी बड़ी बैठक कर रही है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में क्या फैसला होता है और कौन कौन सी सीटें उन्हें दी जाती हैं, उसके बाद एक पूरी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन एक बार रैप अप कर ले तो पंचकुला से अगर शुरू करें, पंचकुला में 2 सीटें हैं, कालका और पंचकुला। प्रदीप चौधरी का नाम जो सिटिंग एमएलए हैं वो क्लियर हो गया है, तो कालका से कांग्रेस की तरफ से प्रदीप चौधरी होंगे। उधर कालका से विनोद शर्मा की पत्नी जो कार्तिकेय शर्मा जो मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, उनकी माताजी हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, तो ये इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। पंचकुला से कांग्रेस अब तक अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है। बीजेपी ज्ञानचंद गुप्ता जो मौजूदा स्पीकर हैं उनको मैदान में उतार रही है। 3 लोगों के बीच में द्वंद्व है कांग्रेस खेमे में, उपेंद्र अहलुवालिया, मनीष बंसल जो कि पवन बंसल के बेटे हैं, और चंद्रमोहन बिश्नोई। इन तीनों में किसको टिकट मिलता है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि पंचकुला कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को भी ऑफर किया गया है, जो बातचीत का दौर चल, इसलिए पंचकुला अभी कई कारणों से होल्ड पर है। और अभी आज शाम तक मुझे लगता है जब तक कि आम आदमी पार्टी के साथ आखिरी फैसला नहीं हो जाता है समझौता होगा या नहीं होगा, उसके बाद ही फिर पंचकुला पे कोई फैसला आ पाएगा। अंबाला से, नारायणगढ़ से शैली चौधरी जो सिटिंग एमएलए हैं, टिकट क्लियर है। चित्रा को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि टिकट देना है नहीं देना है, कुल मिला के स्थिति क्या होगी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अनिल विज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो नाम आ चुका है। अंबाला सिटी से चित्रा के पिताजी हैं निर्मल सिंह, पुराने लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत अच्छे मित्र हैं। ये अंबाला सिटी से कॉन्टेस्ट करेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट पे। जब सूची आएगी तो आप उसमें उनका नाम देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं दर्शकों को हमेशा ये कहता हूं, और अपने जनता टीवी देखने वाले जितने भी नेता हों, दर्शक हों, आम लोग हों, कि हमारी वाली सूची पे मिठाई मत बांटिएगा और ना ही कोप भवन में जाइएगा। अपनी अपनी पार्टी के आधिकारिक सूची के आने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ही मिठाई बांटिए या कोप भवन में जाइए। क्योंकि जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक पर्सनालिटी कल्ट ओरिएंटेड भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो अभय चौटाला, तो मनोहर लाल खट्टर, तो नायब सिंह सैनी, तो दुष्यंत चौटाला, तो बीजेपी, तो कांग्रेस, यानी पर्सनालिटी कल्ट और पार्टी के आधार पे चुनाव हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवारों की सूची को लेकर के लगातार मंथन चला और मेगा मीटिंग्स का दौर चला, ये पूरा एक नैरेटिव, मूड, माहौल, मोमेंटम पूरे हरियाणा का बदल गया। और इस बार पहली बार होगा हरियाणा में कि एक एक सीट 90 की 90 अब कैंडिडेट ओरिएंटेड चुनाव होंगे, यानी कैंडिडेट के आधार पे चुनाव होंगे। कोई पार्टी, कोई पर्सनालिटी कल्ट अब इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। गली गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, गांव में अब ये चर्चा हो रही है कांग्रेस से ये आ रहा है तो बीजेपी से ये कैंडिडेट होंगे। अब ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का खेल नहीं है, उसके बाद 4-5 कैंडिडेट और कौन होंगे मैदान में, और कौन किसकी लंका और लुटिया डुबाएगा उसके ऊपर भी तय होगा कि कौन कैंडिडेट कहां से जीत रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित होते हैं कि जी इतनी सीटें फलाने को, इतनी सीटें ढिमकाने को, इस बार इतना आसान नहीं होगा। एक एक सीट जब तक सारे नाम नहीं आ जाते, जब तक सारे रणबांकुरे योद्धा, प्रत्याशी, उम्मीदवार मैदान में नहीं आ जाते, तब तक किसी भी सीट का कैलकुलेशन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल यमुनानगर से रेणु बाला और बिशन सिंह बेदी, यानी सैनी, बिशन सिंह सैनी, सदौरा से रेणु बाला, रादौल से बिशन सिंह सैनी, ये फाइनल हो गए। जगाधरी और यमुनानगर वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी सीट या कांग्रेस लड़ेगी, अभी इस पे भी पेंच है।
लाडवा से मेवा सिंह सिटिंग एमएलए, कुरुक्षेत्र जिले की बात कर रहा हूं, वो तय हो गए। रामकर्ण काला जो जेजेपी से जीत करके आए थे, बाद में इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। शाहबाद से रामकर्ण काला कैंडिडेट होंगे। थानेश्वर से अशोक अरोड़ा के बारे में कोई इफ एंड बट नहीं था, सीनियर लीडर है अशोक अरोड़ा, थानेश्वर से लड़ेंगे। पेहवा से मनदीप सिंह चट्टा का नाम है लिस्ट में, लेकिन मैं आपको एहतियातन कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पेहवा सीट अगर समझौता हो जाता है तो पेहवा जैसी सीट पे उनका क्लेम होगा, और अगर हुआ तो फिर यहां आपको तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। कैथल में अभी भी उगाहपोह की स्थिति है और क्यों है मैंने आपको बताया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के अपने कैंडिडेट हैं, वो उनका प्रभाव वाला इलाका है, गृह क्षेत्र है, और उधर जेपी अपने बेटे के लिए चाहते हैं कलायत में, ये एक टसल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी से जो बातचीत शुरू हो गई तो पेहवा, गोला, कलायत ये वो सीटें हैं जिन पर वो आम आदमी पार्टी अपने खाते में चाहती है अगर समझौता हो जाए। कलायत इसलिए कि अनुराग ढांडा कलायत के रहने वाले हैं, और अगर समझौता हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी अनुराग ढांडा को आप चुनाव लड़ते हुए कलायत से देख पाएंगे। इसलिए कैथल में अभी भी उगाहपोह की स्थिति है। पार्टी को हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक इस पर फैसले पर पहुंच जाए, लेकिन अभी स्थिति पुंडरी के बारे में भी आम आदमी पार्टी का क्लेम है, ये देखना होगा। करनाल में सिर्फ अभी एक सीट इंद्री पर राकेश कंबोज, इनके बारे में कमोबेश तय था कि इन्हें टिकट मिलना है, लेकिन आखिरी सूची का इंतजार करना चाहिए। बाकी अब करनाल में जो बीजेपी की सूची आई है, खास करके जगमोहन आनंद को करनाल से दिया गया, पंजाबी बिरादरी से आते हैं, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस अब वहां पर मन बनाने में शायद सक्षम हो कि उनको काउंटर करने के लिए किसको उतारा जाए। कई सक्रिय लोग हैं करनाल में कांग्रेस की तरफ से, अब उनमें किसका दौर लग जाता है ये देखना होगा। असंध में शमशेर गोगी सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट हो चुका है, मतलब हमारी सूचना के मुताबिक हो चुका है, बाकी फाइनल लिस्ट में पता चलेगा। पानीपत में पानीपत सिटी वीरेंद्र कुमार शाह, ये नाम पहले से बड़ा नाम है पानीपत के लिए। इसराना से बलबीर मालवीकी सिटिंग एमएलए हैं। समालखा में धर्म सिंह चोखर पर जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक अभी ग्रीन टिक नहीं लगा है, लेकिन अगर ईडी के ही केस की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को और सुरेंद्र पवार जो कि अभी सलाखों के पीछे हैं, हिरासत में हैं, अगर उनको सोनीपत से मिल रहा है तो शायद हो सकता है कि धर्म सिंह चोखर को भी आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उनकी जानकारी नहीं है। जो हमारे पास जानकारी है हम सिर्फ उतना ही साझा कर रहे हैं। गन्नौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मित्र, पुराने पूर्व स्पीकर और गन्नौर से एमएलए भी रहे हैं कुलदीप शर्मा, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। खरखौदा से जगबीर वाल्मीकि का टिकट फाइनल लगभग हो चुका है। अच्छा, हम जो कह रहे हैं ना वो फाइनल लगभग, जहां मैं लगभग ना बोल पाऊं या संभावित ना बोल पाऊं, आप अपनी तरफ से लगभग और संभावित लगवा लीजिएगा तब तक जब तक कि पार्टी की ऑफिशियल सूची नहीं आ जाती है। बहरहाल सोनीपत से ये एक बड़ी बात बता रहा हूं, सुरेंद्र पवार, पानीपत से सुरेंद्र पवार का नाम लिस्ट में लगभग फाइनल हो गया है। और पिछले कार्यक्रम में मैंने गलती से ये कह दिया था कि सुरेंद्र पवार और उनके बेटे दोनों हिरासत में, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं, वो गलती से मेरे मुंह से निकला। सुरेंद्र पवार सिर्फ हैं सलाखों के पीछे, और सूचना के मुताबिक सुरेंद्र पवार का नाम आपको सूची में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे सोनीपत से देखने को मिल सकता है। निखिल मदान जो कांग्रेस में ही थे वो बीजेपी में चले गए, अब निखिल मदान को कविता जैन और राजीव जैन का टिकट काट करके निखिल मदान को बीजेपी ने सोनीपत से मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला होगा वहां के सिटिंग एमएलए सुरेंद्र पवार से। बहरहाल गोहाना से जगबीर मल्ली का नाम हम पहले बता चुके हैं आपको, सिटिंग एमएलए हैं, फाइनल हो चुका है। बड़ौदा से इंदू राज नरवाल, जिन्हें आप भालू भी कहते हैं, बड़ौदा से इनका भी नाम कांग्रेस की सूची में फाइनल हो चुका है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ऑफिशियल सूची का इंतजार जरूर कीजिएगा। जींद में सफीदों से सुभाष गांगुली का नाम लगभग फाइनल हो गया। उचाना से बिजेंद्र सिंह चौधरी, बीरेंद्र सिंह के बेटे बिजेंद्र सिंह जो हिसार से बीजेपी के टिकट पे सांसद चुन के दिल्ली गए थे, फिर इस्तीफा दिया, कांग्रेस में आ गए, तो उचाना से आप कांग्रेस के टिकट पर बिजेंद्र सिंह को देख सकते हैं। फतेहाबाद अभी फंसा हुआ है, और जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने टोहाना और रतिया
ये भी अब उनकी सूची में है कि इनमें से इनमें से भी कोई सीट अगर उन्हें मिल जाए तो ठीक है। अब फैसला क्या होगा पता नहीं। वो 10 कम से कम मांग रहे हैं, कांग्रेस 5 या 6 पर आ गई है। अब होगा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन मुझे जो लगता है ऐसा कि गठबंधन अंततः गठबंधन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2-4 और पार्टियों को 1-1, 2-2 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने, ये सिर्फ हरियाणा चुनाव को ध्यान में नहीं रखते हुए, बहुत आगे की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए वो एक बड़ा दिल दिखाते हुए वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। और एक अभी इसके बाद यूपी इलेक्शन होगा, वहां भी गठबंधन पे, दिल्ली में चुनाव होंगे, वहां भी गठबंधन हो जाएगा। तो राहुल गांधी एक दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे यह लगता है 100% कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को 1-2 सीटें, लेफ्ट की पार्टियों को 1-1 सीटें इस तरह से दे करके एकोमोडेट किया जाएगा और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो इंडी गठबंधन बना था उसकी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। बहरहाल अगर हम फतेहाबाद में, हमने बताया कि अभी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। सिरसा में कालावाली से शीशपाल कहरवाल जो सिटिंग एमएलए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा अगर कैंडिडेट नहीं होती कांग्रेस की तरफ से सिरसा से, तो शीशपाल कहरवाल ही आपको बतौर कैंडिडेट वहां से दिखते। तो बड़ा नाम है, बड़ा कद है, और कालावाली से शीशपाल कहरवाल लगभग फाइनल है सूची में। अब ये चल रही है कि कुमारी शैलजा भी चुनाव लड़ेंगी, लड़ना चाहती हैं, हो सकता है वो कालावाली सीट पे चली जाए। तब अगर आपको कोई तब्दीली देखने को मिले तो वो अलग बात है, वरना अभी तक की हमारी सूचना के मुताबिक शीशपाल कहरवाल वहां पर पार्टी की तरफ से फाइनल है। डबवाली में अमित सिहाग केबी सिंह के पुत्र हैं, ये अमित सिहाग डबवाली से सिटिंग एमएलए हैं, ये फाइनल है। उधर से जेजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें दिग्विजय चौटाला हैं, लेकिन जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की उसमें आदित्य चौटाला अब तक बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे थे, वहां से उनका नाम नहीं है पहली सूची में। यह भी कहा जा रहा है कि कोई सिख कैंडिडेट की तलाश में है बीजेपी। तो अभी तक तो जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस की तरफ से डबवाली में अमित सिहाग, ये 2 नाम आपको आ गए हैं। कड़ा मुकाबला होगा, हॉट सीट होगी, और वहां पे जो लड़ाई होगी बड़ी दिलचस्प होगी। रानिया अभी होल्ड पर है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वो रानिया एक है उनके कंसिडरेशन में। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो कि इंडिपेंडेंट जीते थे 2019 में, कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े। लंबे अरसे के बाद चौधरी साहब को चंडीगढ़ का चेहरा देखने को नसीब हुआ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नंबर्स आए नहीं बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, पावरफुल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और मनोहर लाल खट्टर मिनिस्ट्री में भी रहे, और उसके बाद नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में भी रहे। बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, 5 मिनट में शामिल हुए, और 5 मिनट के बाद हिसार सीट से, लोकसभा सीट से उनको बतौर कैंडिडेट भी बीजेपी उतार दी। लेकिन जो सूची आई उसमें रानिया से उनको टिकट नहीं दिया गया है। अब चौधरी साहब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने कहा था कि चुनाव तो मुझे लड़ना है 100%, 100%, चाहे मेरी चाहत है कि मैं बीजेपी के सिंबल पे लड़ूं, अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो भी आपको मैं चुनावी मैदान में नजर आऊंगा। अब ये देखना होगा कि चौधरी साहब इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ जाते हैं या कांग्रेस की तरफ से। उनकी अच्छी मित्रता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी, तो ये बहुत दिलचस्प है रानिया देखना कि अगले 24-48 घंटे में रानिया में क्या होता है। सिरसा से गोकुल सेतिया पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे और आईएनएलडी का समर्थन था, इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए और ऑफिशियल शामिल होने के पहले ही उनका नाम उस सूची में लगभग तय हो गया था। एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल शायद कांग्रेस के पास सबसे बेहतर कैंडिडेट ये हो सकते थे, वो उनको दिया गया। आदमपुर से बहुत पहले जब आदमपुर में बाई इलेक्शन चल रहा था और जब कुलदीप भव्य बिश्नोई
बीजेपी के कैंडिडेट बने थे, तब भी चंद्र प्रकाश जी को शामिल कराया गया था। उसके पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं चंद्र प्रकाश, और इनकी अच्छी साख भी है। तब भी ये चर्चा थी जब आदमपुर बाई इलेक्शन के समय में कि इन्हें टिकट दी जा सकती है, लेकिन तब ये लगा कि आदमपुर में सबसे बेहतर मुकाबला कोई कर सकता है तो जयप्रकाश कर सकते हैं, और जयप्रकाश को बाई इलेक्शन में उतारा गया। लेकिन इस बार जयप्रकाश सिरसा से कांग्रेस के हिसार से कांग्रेस के एमपी चुन लिए गए हैं, तो आदमपुर से चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस हैं, ऑफिसर हैं, आदमपुर से उनका नाम कांग्रेस की सूची में, जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक, सूत्रों के हवाले से जो सूचना है उसके मुताबिक उनका नाम तय हो गया है। उकलाना, नारनौद, हासी, बरवाला, हिसार, नलवा, ये सब अभी पेंडिंग में है और अंडर कंसिडरेशन है। चरखी दादरी में बाड्रा और दादरी दोनों पर अभी तक पार्टी कि हमारे पास जो सूचना, हो सकता है ले लिया हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अभी वहां पर अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन दादरी में कमोबेश आप देखिएगा, सोमवीर सांगवान जो इंडिपेंडेंट थे, हालांकि ये बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी में लंबे अरसे तक रहे सोमवीर सांगवान, 2014 में बीजेपी के टिकट पे दादरी से लड़े, हार गए। 2019 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, इंडिपेंडेंट लड़े और उसके बाद वो जीत भी गए। बीजेपी को समर्थन देते रहे, आखिरी वक्त में आकर के उन्होंने बीजेपी से समर्थन विड्रॉ किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस जिंदाबाद करने लगे। तो सोमवीर सांगवान ने भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की टिकट के लिए विधिवत अप्लाई किया है। तो अगर कल के दिन में सोमवीर सांगवान आपको लिस्ट में दादरी से दिखे तो बहुत अचरज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी सूचना नहीं है कि कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन हो गया हो, यह सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना आएगी हम साझा करेंगे। भिवानी में सिर्फ एक सीट पर लगभग सहमति बनी है, वो है अनिरुद्ध चौधरी तोशाम। सुरुचि चौधरी का नाम आ गया है बीजेपी की तरफ से, किरण चौधरी की बेटी हैं, भजन लाल जी की पोती हैं, और तोशाम से बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी होंगी मैदान में, और अनिरुद्ध चौधरी उनका मुकाबला करेंगे कांग्रेस की तरफ से, जो अब तक सूचना है हमारे पास उसके मुताबिक। रोहतक में, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक झज्जर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए इसे हम एक बार दोहरा देते हैं। महम से आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं बलराम दांगी, इनको टिकट लगभग इनके नाम पर सहमति बन गई है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब अगर नाम ना पढ़ूं तो मैं ही मजाक का विषय हो जाऊंगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। रोहतक से बीबी बत्रा, कलानौर से शकुंतला खटक, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीपी बत्रा और शकुंतला खटक ये तीनों सिटिंग एमएलए हैं। आनंद सिंह दांगी हार गए थे, बलराज कुंडू निर्दलीय के तौर पे महम से जीत गए थे। इस बार आनंद दांगी के बेटे बलराज दांगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, महम में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, शमशेर खरखड़ा वहां से बीजेपी की खूब वो झंडा बुलंद करते रहते थे, इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। तो सुना है कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, शमशेर खरखड़ा का, थोड़े इमोशनल है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, तो पता नहीं अब आगे क्या होता है। बहरहाल झज्जर पे अगर बात करें तो बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, कोई इफ एंड बट नहीं है। बादली से कुलदीप वत्स, कल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था कि बजरंग पुनिया को वहां से लड़ाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पार्टी जो सिटिंग एमएलएज हैं उनमें कोई रिस्क लेगी। और जैसा पिछली बार हमारी और हिमांशु जी की बात हो रही थी, तो एक बात यह है कि जब आप सेलिब्रिटी को लेकर के आते हैं तो जो थोड़ी जो डाइसी सीट होती है आप उनको वहां से लड़वाना चाहते हैं कि जो कमजोर सीट है उस सेलिब्रिटी के बदौलत आप उस सीट को निकाल लें। कभी भी सेलिब्रिटी को बहुत मजबूत सीट से नहीं लड़वाते हैं। ये तो सीट आपके खाते में आ रही है, मतलब अल्टीमेटली आपकी नजर चंडीगढ़ में कितने लोग पहुंचते हैं उस पर है। तो इस लॉजिक के हिसाब से मुझे कतई ये नहीं लगता है कि कुलदीप वत्स का टिकट वहां से बदल करके बजरंग पुनिया को दे दिया जाए। अगर हो जाए तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये कोई क्लेम कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो समझ कहती है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो बादली से कुलदीप वत्स हमारे हिसाब से उनका फाइनल है। ऑफिशियल लिस्ट जब आएगी तो आप देख पाएंगे। झज्जर से गीता बुक्कल, नो इफ एंड बट,
तो उनका नाम आप देखेंगे। बेरी से रघुवीर कात्यायन, आप इनका नाम देखेंगे ही देखेंगे। कई सोशल मीडिया पे ये चल रही थी कि बेरी से भी बजरंग पुनिया को लड़ाया जा सकता है। मैं इस थ्योरी को इसलिए नहीं मानता हूं कि सेलिब्रिटी जब आप ले करके आते हैं तो कमजोर सीट पर भेजते हैं ताकि वहां से सीट का इजाफा हो। आप वहां से नहीं लड़ाते हैं जहां आपको लगता है कि ये तो हमारा सीओ शॉट है। और ये वो लोग जीते हुए हैं 2014 में या 2019 में, जब कांग्रेस एकदम विषम परिस्थिति में थी, तब ये सीट जीत करके आए थे। फिर अभी इनका सीट काटने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर पार्टी कोई फैसला लेती है और अगर वैसी कोई जानकारी मिलती है तो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम फाइनल हो चुका है, और चूंकि राव दान सिंह का नाम फाइनल हो चुका महेंद्रगढ़ से और सुरेंद्र पवार का नाम सोनीपत से, इसीलिए धर्म सिंह छोकर मुझे इस लॉजिक से लगता है कि उनकी भी टिकट शायद ना कटे। लेकिन जब सूचना आ जाएगी कंफर्मेशन की तब हम बात करेंगे। रेवाड़ी भी अभी सिर्फ एक ही सीट चिरंजीव राव पे हरा टिक लगा है और वो लगभग पार्टी ने मन बनाया है। बावल और कोसली अभी भी देखना होगा। एक सूचना ये भी आ रही है कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, खास करके हाई कमान, जिसमें लेफ्ट की कुछ पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को एकोमोडेट किया जाए। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैसेज देने की बात की जाए कि बीजेपी के खिलाफ देखिए हम सब के सब इकट्ठा हैं। जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव में बना था उस मोमेंटम को पार्टी अब आगे लेकर के जाना चाहती है। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को एक दो सीटें अहिरवाल बेल्ट से मिल जाए और उसके बाद लेफ्ट की भी एक दो तीन सीटें शायद दे दें, अगर ये कोई एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बने। ये बात राहुल गांधी के स्टेज पे चल रही है। स्टेट लीडरशिप के कई बड़े नेताओं से कल मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए अब जो करना है वो सेंट्रल लीडरशिप को करना है, अब उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि किसी फाइनल नतीजे पे अब तक कोई पहुंचा नहीं है। जैसे ही पहुंचेगा उसकी सूचना हम आपको देंगे ही देंगे। आप जनता टीवी पर हैं और चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। जैसे ही कुछ फाइनल होगा आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल बावल रेवाड़ी आपको बता दिया। गुड़गांव में सिर्फ एक सीट, वर्धन यादव, ये बहुत मच एक्सपेक्टेड नाम था, तो वर्धन यादव को बादशाहपुर से कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी और कल बीजेपी की तरफ से राव नरवीर का नाम आ गया है। और राव नरवीर जी ने जिस तरीके से बीजेपी की टिकट ली है, अब तक बीजेपी में ऐसा होता नहीं था। अब आप समझ जाइए कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके लिए एक एक सीट जीतना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ये राव नरवीर सिंह ने जिस तरीके से धमका कर करके पार्टी की, बीजेपी की टिकट ली है, ये अपने आप में सारी कहानी बता रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक एक सीट जीतना पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो हरियाणा में नैरेटिव, मोमेंटम, माहौल, मूड, मिजाज जो सेट हो गया, वह पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होगा। वो किसी पर्सनालिटी कल्ट कि ये जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये अभय चौटाला हैं, ये दुष्यंत चौटाला हैं, ये मनोहर लाल खट्टर हैं, ये नायब सैनी हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, अब उस पर नहीं होगा। अब एक एक कैंडिडेट के आधार, कैंडिडेट ही जीत और हार अब तय करेगा। इसलिए आप देखिए कि राव नरवीर सिंह को भी टिकट मिल गया। विपुल गोयल, हालांकि विपुल गोयल ने कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट तो नहीं दिया था, लेकिन राव नरवीर ने तो खुल्लम खुल्ला, और वो क्लासिक एग्जाम्पल है कि पार्टी के लिए एक एक सीट जीतना कितना महत्वपूर्ण है। बहरहाल तो वर्धन यादव बहादुरगढ़ से होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। जब सूची आएगी तो आप देख सकते हैं। नूह में हमने आपको बताया था कि तीनों सिटिंग एमएलए हैं, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद खान, मोहम्मद इलियास, इन तीनों का टिकट फाइनल है। इसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है और कोई ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है। बहरहाल पलवल से दो नाम हमने आपको पहले बताया था कि ये दोनों फाइनल हैं, होडल से उदय भान और पलवल से करण सिंह दलाल। तो ये दो नाम आप अपनी तरफ से, ये कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो उसमें देख सकते हैं। हथीन पर मोहम्मद इलियास समेत कई लोग हैं जिनके नाम है चर्चा में और वो कंसिडरेशन पे, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक हो सकता है फाइनल हो गया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल नहीं हुआ,
हो सकता है फाइनल हो गया हो, लेकिन अब तक हमारी जानकारी के मुताबिक नहीं है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा का नाम फाइनल है और लखन सिंह सिंगला फरीदाबाद से नाम फाइनल है अब तक। तो ये रैप अप था। बाद बाकी जैसे ही सूचना आती है हम फिर मुखातिब होंगे। देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।